हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 का इंग्लिश हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का हिंदी समरी, यानी कि एक महिला का चित्र। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी का वर्णन किया है। वह उसका सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। उनकी जो दादी थी वो बहुत ही बूढ़ी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी तथा उनके जो बाल थे वो सफ़ेद थे। यह विश्वास करना काफ़ी कठिन था कि कभी पिछले समय में वो जवान एवं सुंदर थी। उनके दादा का चित्र बैठक में चिमनी की कॉर्निस के ऊपर टंगा हुआ था। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी तथा उनके जो कपड़े थे वो ढीले थे। वो कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। यह विश्वास करना कठिन था कि कभी उनकी एक पत्नी अथवा बच्चे भी थे। खुशवंत सिंह की दादी छोटे कद की महिला थी। वह मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी। वह सीधी नहीं चल पाती थी क्योंकि बूढ़े होने के कारण उनका जो शरीर था वो नीचे की तरफ झुकता जा रहा था। वो घर में इधर उधर लंगड़ाती हुई घूमती रहती थी। उसे अपना हाथ कमर पर रखना पड़ता था। लेखक की जो दादी थी उन्हें अपना एक हाथ कमर पर रखना पड़ता था, जिनसे उन्हें अपने झुके हुए शरीर को संतुलित करने में मदद मिल जाती थी। वे हमेशा अपनी दूसरी हाथ में एक माला पकड़े रहती थी। वह सदा माला के जो मनके होता है उसे फेरती रहती थी तथा उनके जो होठ हैं वो लगातार प्रार्थना में हिलते रहते थे। लेखक की दादी हमेशा सफ़ेद वस्त्र पहनती थी। उनके चांदी जैसे बाल उनके चेहरे पर बिखरे पड़े रहते थे। वह सर्दी के सफ़ेद पर्वत जैसे लगती थी। वह शांति एवं संतुष्टि का चित्र प्रतीत होती थी। वो बहुत ही बूढ़ी थी। शायद वो इससे अधिक बूढ़ी अब नहीं दिखाई पड़ सकती थी। पिछले 20 वर्ष से वह एक जैसे ही दिखाई दे रही थी, सेम टू सेम वैसे ही जिस प्रकार से अभी हैं। खुशवंत सिंह तथा उनकी दादी एक अच्छे मित्र थे। उनके माता पिता शहर में चले गए थे। वे उसे गांव में दादी के पास छोड़ गए थे। दादी, जो लेखक की दादी थी, उनकी अच्छी देखभाल करती थी। वह उन्हें हमेशा सुबह सवेरे जगाया करती थी। वह उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी। वह अपनी प्रार्थना एक रटे रटाए गाने के रूप में किया करती थी तथा वो आशा करती थी कि लेखक भी उसे मौखिक रूप से याद कर लेगा। लेखक को दादी की आवाज़ काफ़ी पसंद था, लेकिन वह कभी भी इन जो गाना था इसे रटने के सीखने के लिए वो कभी भी ध्यान नहीं देता था। फिर दादी उसकी लकड़ी की तख्ती लाती थी। इसे उसने पहले ही धोकर पीली चाक मिट्टी से पोता हुआ था। वह एक मिट्टी की दवात तथा सरकंडे का कलम लेती थी। वह उन्हें एक बंडल में बांधती थी तथा लेखक को दे देती थी। वह उसे एक मोटी बासी रोटी के ऊपर थोड़ा सा मक्खन तथा चीनी भी बिखेर दिया करती थी। यह लेखक का सुबह स्कूल जाने से पहले का नाश्ता हुआ करता था। रास्ते में जाते समय वे गांव के कुत्तों के लिए बासी रोटियां जो था वो अपने साथ लेकर जाती थी। उसके दादी सदा उसके साथ स्कूल भी जाया करती थी। पाठशाला मंदिर से जुड़ी हुई थी। पुजारी बच्चों को वर्णमाला तथा प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाता था। बच्चे बरामदे में 2 कतारों में बैठा करते थे। वे एक सामूहिक गाना के रूप में ही वर्णमाला अथवा प्रार्थना गाया करते थे। दादी मंदिर में भीतर बैठती थी। वह धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। फिर जब क्लास खत्म हो जाता था तो वे दोनों एक साथ घर आ जाते थे। गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते थे तथा लेखक तथा उनकी दादी के द्वारा फेंके गए चपातियों को खाते थे और कभी कभी ये कुत्ते एक दूसरे पर गुर्राते तथा झगड़ते भी थे। लेखक के पिता ने कुछ समय के बाद उन्हें शहर में बुला लिया। वह उनकी मित्रता में एक बड़ा ही घुमावदार बिंदु था। वे एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन दादी अब उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी। लेखक एक मोटर बस में सवार होकर एक अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ने जाया करता था। वहाँ शहर में गली में कुत्ते नहीं थे,
इसलिए अब दादी जो थी वो कुत्ते के बदले चिड़ियों को उन्होंने भोजन खिलाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे समय बीतते जाता है, वे एक दूसरे से अब कम मिलने लगे। कभी कभी वो उससे पूछ लेती थी कि उसके जो शिक्षक हैं उन्होंने उसे क्या पढ़ाया है। वो उन चीज़ में विश्वास नहीं करती थी जो वे अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाते थे। वो बहुत ही दुखी थी। वो अंग्रेजी अथवा विज्ञान को पसंद नहीं करती थी। वह सोचकर उदास हो जाती थी कि विद्यालय में ईश्वर तथा धार्मिक किताबों के विषय में शिक्षा नहीं दी जाती है। लेखक ने एक दिन उसे बताया था कि संगीत में पाठ दिए जाते हैं। वह परेशान हो गई। वह संगीत को अशोभनीय विषय समझती थी। उसके अनुसार यह केवल वैश्याओं तथा भिखारियों के लिए ही था। वह भद्र पुरुष के लिए बिल्कुल भी नहीं था। कुछ समय के बाद लेखक को यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय में जाना पड़ा। उसे अपना निजी कमरा वहां दिया गया। मित्रता का आपसी संबंध अब टूट चुका था। दादी ने अपने एकाकीपन को चुपचाप स्वीकार कर लिया। वह सदा चरखा चलाने तथा प्रार्थना गाने में व्यस्त रहती थी। वह बहुत कम बातें किया करती थी। दोपहर बाद में वह थोड़ा सा सुस्ताती थी। तब वो चिड़ियों को भोजन भी कराया करती थी। वह बरामदे में बैठती थी, एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती और उन्हें चिड़ियों को फेंक देती थी। सैकड़ों चिड़िया वहां आ जाती थी। वे बहुत सा शोर करती थी। कुछ और जो चिड़िए थी वो आसपास बैठकर आपस में गुर्राते थे तथा बात करते थे। कुछ चिड़िया उनके कंधों पर भी बैठ जाती थी, कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती। वह मुस्कुराती किंतु कभी भी उन्हें डरा कर नहीं भगाती थी। चिड़ियों को भोजन खिलाना उनके लिए दिन का सबसे प्रसन्नता भरा आधा घंटा का समय हुआ करता था। लेखक ने उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश जाने का निर्णय किया। उसे 5 वर्ष तक बाहर रहना था। दादी अब बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। वह किसी भी क्षण मर सकती थी। लेखक बहुत ही चिंतित था, लेकिन दादी विचलित नहीं हुई। उसने कोई भावुकता नहीं दिखाई। उसे विदा करने वह रेलवे स्टेशन पहुंचती है। उसके होठ प्रार्थना में हिलते थे। उनका मन प्रार्थना में लगा हुआ था। उनकी अंगुलियां माला के मनके फेरने में व्यस्त थी। उसने चुपके से उसके माथे को चूमा। लेखक ने सोचा कि उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध के रूप में यह अंतिम ही चिन्ह था। लेखक 5 वर्ष के बाद वापस अपने घर को लौटता है। उसकी दादी स्टेशन पर उससे मिली। वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी। वह बिल्कुल पहले की तरह ही दिखाई दे रही थी। वह कुछ नहीं बोली। उसने उसे बाहों में भर लिया। वह अपनी प्रार्थनाएं गाती रही। दोपहर बाद सदा की तरह उसने चिड़ियों को भोजन खिलाया। शाम के समय उसमें एक परिवर्तन आ गया। उसने प्रार्थना नहीं की। उसने पड़ोस की सारी स्त्रियों को एक जगह इकट्ठा किया। वह एक पुराना ढोल ले आई। वह कई घंटों तक इस पुराने ढोल को पीटती रही। उसने गाना प्रारंभ किया। वह जो योद्धा होते हैं उनकी वापसी के गीत गाती रही। उन्हें उसे रोकने के लिए मनाना पड़ा। हो सकता है वह स्वयं पर अधिक तनाव डाल ले। यह पहला समय था जब वो प्रार्थना करना भूल गई थी। अगली सुबह वो बीमार पड़ जाती है। उसे हल्का सा बुखार आ गया। उसने उन्हें बताया कि उनका अंत अब समीप है। उसने अनुभव किया कि वो प्रार्थना करना अब भूल गई है। वो बातें नहीं करना चाहती थी। यह तो समय को व्यर्थ करना होगा। उसने उनकी प्रार्थना अनसुनी कर दी। वह चुपचाप बिस्तर में लेटी रही। वह प्रार्थना करती रही तथा हाथ में मनके को लेकर फेरती रही। फिर उसके होठ हिलने बंद हो गए। उसकी निर्जीव अंगुलियां से माला गिर गई थी। उनका चेहरा पीला लेकिन शांत दिखाई पड़ा। अब दादी मर गई थी। उसे भूमि पर लिटा दिया गया। उसे लाल कफन से ढक दिया गया। उसके दाह संस्कार के प्रबंध भी अब किए जाने लगे। संध्या का समय था। सूर्य अस्त हो चुका था। वे एक लकड़ी की अर्थी ले आए। वे आंगन के बीच में रुक जाते हैं। हजारों चिड़िया उसके मृत शरीर के समीप बैठी हुई थी। उन्होंने जो चिड़िया चहचहाते हैं चहचहाट नहीं की। प्रत्येक को चिड़ियों के लिए खेद था। वर्णनकर्ता की माँ कुछ रोटी ले आई। उसने इसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा। उसने ये टुकड़े चिड़ियों की तरफ फेंका। पक्षियों ने
उन टुकड़े की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। फिर वे उसके शव को बाहर ले आते हैं। चिड़िया वहाँ से चुपचाप उड़ जाती है। रोटी के टुकड़े अब भी आंगन में पड़े हुए थे। स्पष्टतः चिड़िया दादी की मृत्यु पर शोक मनाने उस जगह पे आई हुई थी। दोस्तों, यह था इस चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का हिंदी समरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। चलते चलते दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम अनजाने रहस्य है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस चैनल पर दोस्तों आप लोग मिस्ट्रियस वीडियो को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और धन्यवाद।